Hello everyone. Good afternoon to all of you. So, sorry for the gap of 2-3 days in between. So, हमने शुरू किया था इन्वायरमेंट, राइट? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमने स्टार्ट किया था घटना चक्र की जो आपकी पिक्टोरियल बुक आती है वो, और जिसमें हम लोग 10 पेजेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे, राइट? वी वर ऑन 11th पेज, यहाँ तक हमने कर लिया था। क्लियर? सीजन साइकिल, देन वाटर साइकिल, ठीक, एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल एंड एवरीथिंग। आज हमको शुरू करना है सल्फर साइकिल से। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट करें, और पीवाई क्यूज जो हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड वो आज हो जाए। सो आज से मैं कोशिश करूंगी कि दो वीडियोस, एक कंटेंट की और एक आपके पीवाई क्यूज की, डेली अपलोड हो जाए करे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्फर साइकिल जो हमारा है उसको देख लेते हैं। साइकिल्स हमने पढ़े थे, ठीक है। तो सल्फर साइकिल आप देखिए, बेसिकली देख लीजिए कि सनलाइट जब पड़ती है, जब सन की रेज पड़ती हैं, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब बारिश होती है, चाहे एसिड रेन हो, स्नोफॉल हो, इन सब की वजह से सल्फर जो है आपका वॉट आपके इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है, इनकमिंग हो जाती है उसकी। ठीक, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब होता है रॉक्स का टूटना, है ना। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है तो ये जो रॉक ऑलरेडी, मतलब सनलाइट सपोज पड़ा, जिसकी वजह से वेदरिंग होती है, आपके रॉक्स जो है वो टूटते हैं। टूटने की वजह से उसमें से जो सल्फेट कंटेंट रहता है वो पानी में जाके मिल जाता है, ठीक है। पानी में मिलता है, पानी में मिलने के बाद वो मिट्टी के ऊपर रिसने की वजह से, ठीक, आपका सेडिमेंट्स के अंदर चला जाता है, राइट। सेडिमेंट्स के अंदर जाता है। और इसका अगर हम लोग प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज वगैरह में रहता है, ठीक। जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो लाखों सालों के बाद बनते हैं, ठीक, जब उनको जलाया जाता है, जब उसकी स्मेल्टिंग होती है या बर्निंग होती है, तो उसकी वजह से ये इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं आपके सल्फर कंटेंट, ठीक है। सल्फर आपका इन्वायरमेंट में आ जाता है, ओके। एंड अलोंग विद दैट, सल्फर जो आपका फर्टिलाइजर्स में होता है, जो सॉइल में रहता है, ये सब भी आपका पानी में जाता है, सॉइल में जाता है, ठीक है। इसका जो सॉइल में सल्फर रहता है, इसका कुछ पार्ट प्लांट्स लेते हैं, है ना, फूड बनाने के टाइम पे या रूट्स के थ्रू, राइट। कुछ जो रहता है आपका ऑर्गेनिक सल्फर रहता है, जो बैक्टीरियल रिडक्शन की वजह से होता है, ठीक। वही चीजें जब पेड़ पौधे जानवर खाते हैं तो उनके अंदर भी सल्फर कंटेंट रहता है, ये कंज्यूम हो जाता है। जब वो जानवर मरते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो डिकम्पोज होने के बाद ये दोबारा से सॉइल में चला जाता है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपका सल्फर साइकिल रहता है, क्लियर। अभी सल्फर का प्रेजेंस हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ पर मिलता है। सो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दो तरीके से आपको एटमॉस्फेयर में मिलता है। ये कुछ आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए इनके, ठीक। वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सल्फर निकलता है। फॉसिल कंबंशन होता है, फॉसिल को जलाया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है, तब आपका सल्फर रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। ओशन के सरफेस के ऊपर रहता है, क्लियर। नेचर में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में और रॉक्स में रहता है। एक्सट्रैक्शन मतलब निकाला कैसे जाता है, ठीक। तो मिक्स्ड विद वाटर इन सॉइल बाय वेदरिंग, कैसे आ जाता है ये? तो जब, जैसे हमने पढ़ा, जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, जब पत्थर टूटते हैं, किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से। वो टूटने के बाद जब बारिश होती है तो ये जो सल्फेट रहता है ये आपका सॉइल में चला जाता है पानी के थ्रू, ठीक। यूज इन फॉर्मेशन बाय लिविंग्स, तो अमीनो एसिड में यूज किया जाता है, प्रोटीन के लिए, एंजाइम्स के लिए, विटामिन के लिए, ओके। सेम ऐसे ही आपका एक फॉस्फोरस साइकिल रहता है, ठीक। ये भी एटमॉस्फेयर में रहता है बट बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में रहता है, इसलिए ये रेयरली प्रेजेंट होता है गैस के फॉर्म में। नेचुरल रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो आपको रॉक्स में मिलेगा, चट्टानों में मिलेगा। मेन रोल इसका क्या रहता है? ये ट्रांसफर करता है न्यूक्लिक एसिड को और सेलुलर एनर्जी को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, ठीक। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट की तरीके से काम करता है बोन मैट्रिक्स के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए, ठीक। कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट रहता है आपका? रॉक्स की वेदरिंग के टाइम पे, इरोजन के टाइम पे, और जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज़ होते हैं, मतलब जीव-जंतु जब डिकम्पोज़ होते हैं, जब उनको बैक्टीरियाज़ और फंगस लग जाता है और डिकम्पोज़ हो जाते हैं, तब भी ये फास्फोरस प्रोड्यूस होता है, ठीक।
केमिकल फर्टिलाइजर रहता है, मैन मेड इकोसिस्टम में भी रहता है। ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल देखिए आपका क्या रहता है, ये डिसॉल्व होता है ओशंस में। ठीक है। अब ओशन में है तो इसको अब्सॉर्ब्स करेंगे कुछ प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं, जानवर हैं या छोटे मैरीन एनिमल्स हैं, वो उसको अब्सॉर्ब करेंगे, उसको खाएंगे। उसके बाद ये जो प्लांट्स हैं इन सबको एनिमल्स खाएंगे, तो फीडिंग और डाइजेशन के लिए काम हो जाएगा। जब ये एनिमल्स एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब जब अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करेंगे, निकालेंगे, तब भी ये दोबारा से ओशन में चला जाएगा। ठीक है। रॉक्स में जो आपको फॉस्फेट मिलता है वो सेडिमेंटेशन के लिए काम करता है। जब ओशन में जो रहता है उससे जो सेडिमेंट्स बनते हैं, जब मिट्टी बाहर की तरफ आती है, ठीक है, तो उससे छोटे छोटे रॉक्स बन जाते हैं फॉस्फेट के। जब वो टूटते हैं, जब इरोजन हो जाता है या फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है, तो ये सारा का सारा फर्टिलाइजर्स के थ्रू या इरोजन के थ्रू मिट्टी जो है जब बह के दोबारा नदी में, नदी से पानी में और नदी से समुद्र में, ठीक है, और ओशियंस में जाती है, तो ये अगेन ओशियंस की तरफ चले आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो जानवर मरते हैं, जब उनको डिकम्पोज किया जाता है, ठीक, तो उसके फॉस्फेट आयंस बन जाते हैं जो वेस्ट की फॉर्म में रहते हैं। वो कभी कभी पत्थरों के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है। और कभी कभी धुल के पानी के साथ, मिट्टी के साथ दोबारा से ओशियंस में चले जाते हैं। राइट। अभी एग्जाम व्यूज देख लेते हैं, योर पीवाई क्यूज। सो गैसेस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेग्लिजिबल, बहुत ही कम मात्रा में रहता है। ठीक। द मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है दैट इज आयरन। एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट contributor of nitrogen fixation is, ठीक है, molybdenum. And the fertilizer with the highest nitrogen content is एंटीहॉरस अमोनिया, जिसमें सबसे ज्यादा आपका न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का कंटेंट रहता है। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन द अमोनियम क्लोराइड में, कितना परसेंट आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है? माइनस, सॉरी, 26.17%। प्लांट्स जो रहते हैं वो नाइट्रोजन सॉइल से लेते हैं, किस फॉर्म में? नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है। अमोनिया को जब कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, तो कौन कन्वर्ट करता है? तो उसको नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करते हैं। नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया रहता है। एक ऐसा एलिमेंट जिसको यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए, है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, तो फास्फोरस यूज करते हैं। जैसे आपको सिटीज में देखने को मिलेगा, नॉन सीजन फ्रूट्स आपको मिलते हैं, मतलब जिस सीजन में आम नहीं है उस सीजन में भी आपको मार्केट में आम मिल रहा है, तो वो नेचुरली पके हुए नहीं रहते, फास्फोरस लगा के पकाया जाता है। ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डीनिट्रिफिकेशन। जब इन्वायरमेंट से आप सॉइल में लेकर आते हैं जिसको प्लांट्स यूज करते हैं, तो उसको न्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। और जब सॉइल से डिकम्पोज होने के बाद, सड़ने गलने के बाद वो दोबारा से इन्वायरमेंट में जाता है, तो उसको डीन्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। अ डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इन चिल्ड्रन, जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है। या अनदर नेम इज मिथेनोग्लोबोनीमिया। राइट। चलिए, अब एटमॉस्फेयर जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्ट है, ये आपने वहां पढ़ा भी होगा, है ना? कितनी लेयर्स रहती हैं, क्या परसेंटेज ऑफ आपके गैसेस हैं एंड ऑल। सो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर बना हुआ है लेयर ऑफ गैसेस से, है ना? सपोज ये आपका अर्थ है, ये क्रस्ट है, ठीक है, दिस इज योर मेंटल पार्ट। सो क्रस्ट, मेंटल और कोर। अभी इसके ऊपर एक इन्वायरमेंट है, देखो, आप देखना कि हमने एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनाया है, क्योंकि आपके जो एटमॉस्फेयर की जो हाइट रहती है ना, वो डिफरेंट होती है। पोल पे इसकी हाइट कम रहेगी, मतलब पोल पे एटमॉस्फेयर की लेयर थिन रहती है, और इक्वेटर पे एटमॉस्फेयर की लेयर थिक रहती है, मोटी रहती है। रीजन, रीजन क्या रहता है? यहाँ पर सनलाइट है ना, ये सन है, सन की डायरेक्ट लाइट्स पड़ रही हैं, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो सन की लाइट स्लैंट होती है, तिरछी हो जाती है। तो जितनी डायरेक्ट सन की लाइट रहेगी, ठीक है, जितनी डायरेक्ट सन की लाइट रहेगी उतना ही स्ट्रॉन्ग
आपका रेडिएशन होता है, ठीक? धरती से या सरफेस से जब हीट रिटर्न जाती है उसको रेडिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पड़ी तो यहाँ से थोड़ी वापस भी जाएगी। जितना स्ट्रॉन्ग रेडिएशन रहता है उतना स्ट्रॉन्ग और उतना थिक आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे तो सनलाइट पोल पे इतनी ज्यादा पड़ नहीं रही, तो क्या होगा, रेडिएशन कम रहेगा, रेडिएशन कम रहेगा तो आपका एटमॉस्फेयर थिन रहता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा आपका बनेगा। सो एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये तो हमने अर्थ का बता दिया, तो किसी भी बॉडी, किसी भी सेलेस्टियल जो बॉडी है या किसी भी प्लैनेट के सराउंडिंग में जो लेयर्स ऑफ गैसेस होती है उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है। मेजर गैसेस जो आपको आपके एटमॉस्फेयर में मिलेंगी और उनकी क्वांटिटी क्या क्या रहती है, तो हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, एवरेज पकड़ लीजिए इसको, 79% के आसपास, एवरेज इन द सेंस राउंड ऑफ फिगर पकड़ लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहता है, उसके बाद ऑक्सीजन रहता है, तो अगर चाहो तो कुछ निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आर्गन रहता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, फिर नियॉन रहता है। ठीक है, तो NOAC तो आपको याद होना ही चाहिए, पहली चार गैसेस। ठीक, उसके बाद मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टन है। दीज आर इन वेरी लेस एंड माइनर पोर्शंस। सबसे ज्यादा आपको ये तीन चार नाम याद रखने। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नियॉन गैसेज है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ होमोस्फेयर, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम एक बार यही देख लेते हैं, या फिर मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। या ठीक है। देखिए, अगर आप मोटे मोटे तरीके से डिवाइड करेंगे उनकी लेयर्स को, तो दो लेयर्स रहती हैं आपकी। ठीक, हम इसको अर्थ मान लेते हैं, जैसे कि आपने बुक्स में पढ़ा होगा ये। ठीक है, और यहाँ से उसकी आप ऊपर लेयर्स पकड़ लीजिए। ठीक है, तो अप टू 90 किलोमीटर्स जो रहती हैं लेयर्स आपकी, यहाँ पे अप टू ये 90 किलोमीटर पकड़ लेते हैं। ठीक, अप टू 90 किलोमीटर्स जो आपकी लेयर्स रहती हैं उसको होमोस्फेयर बोला जाता है। होमो का मतलब होता है सिमिलर, है ना, और इसके ऊपर की जो रहती है उनको हेट्रोस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। सो अप टू द हाइट ऑफ 90 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब मेसोस्फेयर की जो बाउंड्री रहती है, अभी हम पढ़ेंगे टोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड ऑल। तो उसको बोला जाता है होमोस्फेयर। और 90 किलोमीटर से ऊपर टिल 3600 किलोमीटर, अब उसके बाद तो फिर खुला ब्रह्मांड है ना, कुछ भी हाइट हो सकती है उसकी, बट एक एवरेज पकड़ के चल रहे हैं हम लोग, इसको हेट्रोस्फेयर बोलते हैं। सो ऑल द प्रेजेंट गैसेस आर मिक्स्ड इन दिस स्टेट। तो होमोस्फेयर में आपकी सारी जो गैसेस रहती हैं वो मिक्स रहती है, और हेट्रोस्फेयर में ऑल द गैसेस प्रेजेंट एट डिफरेंट हाइट्स इन फॉर्म ऑफ सेपरेट लेयर्स। यहाँ पे सेपरेट लेयर्स रहती है, यहाँ पे सारी गैसेस आपको सेम मिलेगी। लेकिन फिर हम डिवीजन कैसे करते हैं, ट्रोपोस्फेयर, होमोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इसका डिवीजन हम करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। कहाँ टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, कहाँ टेम्परेचर प्लस में जा रहा है, मतलब कहाँ टेम्परेचर गिर रहा है, कहाँ टेम्परेचर उठ रहा है। Right, so the atmosphere is composed of different type of gases, water vapors and dust particles। तीन चीजें मेजरली मिलके बनी होती हैं। ठीक है, मेजर गैसेस की हमने टेबल देख लिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला के वैसे ही 99% हो जाता है, बचे हुए 1% में आपका सब कुछ है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवरीथिंग। राइट, सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। अलग अलग जगह, अलग अलग समय के हिसाब से वेरिएशन अलग होती है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, सेम नहीं है, बदलती रहती है। पार्टिकल्स में आपको हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में आपको डस्ट पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ऐश पार्टिकल्स मिल जाएंगे, कार्बन के, केमिकल के, फाइबर, ये सारी चीजें आपको अपने एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। राइट, 1 सेकेंड। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो, सांस लेने के लिए जरूरी है ना, ऑक्सीजन एक इसेंशियल पार्ट है हमारे लाइफ का या सभी क्रिएचर्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, चाहे वो बहुत ही कम परसेंटेज में है, लेकिन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। डस्ट पार्टिकल जरूरी है प्रेसिपिटेशन के लिए, मतलब
बारिश के लिए आप देखेंगे डस्ट पार्टिकल जो रहता है, मिट्टी का कण, वो ही एक न्यूक्लियाई बनता है, जिसके ऊपर मॉइस्चर जमना शुरू होता है, और जब मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता जो रहती है किसी भी पार्टिकल की कम हो जाती है ना? तो वो सारा मॉइस्चर पानी के रूप में नीचे आ जाता है, जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, जो कि रेन भी हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है ना? एंड देन आपका थंडरस्टॉर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, ड्यूज भी हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, वाटर वेपर्स का होना जरूरी है। ओजोन लेयर जो है वो आप मेसोस्फेयर में देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में देखेंगे। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि सन की किरणें रहती हैं उससे। ठीक, पीवाईक्यूज अगेन हैव अ लुक ऑन इट। Right. So it take a very long time to complete in comparison with gaseous cycle. है ना? सेडिमेंट्री साइकिल जो रहते हैं वो लंबा समय लेते हैं कंप्लीट होने में। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल है। ये सेडिमेंट्री है, मिट्टी से सेडिमेंट्स के थ्रू जो कंप्लीट होता है। बाकी गैसियस में तो हमने देखा था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑल। द मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन द सॉइल इज, ठीक है, एपेटाइट मिनरल्स। द प्लांट थ्रू देयर रूट्स इन द सॉइल in the form of ortho orthophosphate take up phosphorus. Plants take sulfur from the soil in the form of sulfate ions. ठीक है, और सल्फर जो है वो आयोड ऑक्सीडाइज्ड है सल्फेट बनाने के लिए। कैसे? बाय फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया ऑफ द थायोबैक्टीरिया फैमिली। क्लियर? अभी यहाँ पे एक बार हम लोग लेयर्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक, सो और अभी लेयर्स को ऐसे भी पढ़ सकते हो, या आप एक सिंपल टेबल बना के पढ़ सकते हो ना। ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, ये तीन मेजरली याद कर लीजिए आप। ठीक है, नाउ ऑल टाइप्स, पहले तो किलोमीटर्स आप देख लो, है ना? 18 किलोमीटर, ये 8 और 18 की एवरेज होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना, इक्वेटर पे आपका 18 किलोमीटर रहेगा और पोल्स पे आपका 8 किलोमीटर रहेगा। कुछ टेबल ऐसे बनाइए, ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर आपका 50 किलोमीटर तक रहता है, और ये आपका 30 किलोमीटर तक रहता है, 15 से 30, अगेन वही वेरिएशन रहेगा। पहला डिवीजन आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये लोएस्ट लेयर रहती है, या अभी यहाँ पे क्या रहता है, टेम्परेचर माइनस में होता है, यहाँ प्लस में जाता है, यहाँ फिर से माइनस में जाता है। ठीक है, सो ऑल टाइप्स ऑफ वेदर चेंजेस, रेन है, फॉग है, हेलस्टॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी चीजें यहीं पर होती हैं। मतलब आपके ट्रोपोस्फेयर में मेजर मेजर जो आपके चेंजेस हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। हवा कभी शांत नहीं रहती है, इसीलिए जो आपके प्लेन्स वगैरह या सब कुछ उड़ते हैं ना, ये हमेशा ट्रोपोस्फेयर से ऊपर उड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं होती है। ठीक, फॉर एवरी 165 मीटर राइज इन एल्टीट्यूड, मतलब हाइट में 165 मीटर जितना आप ऊपर जाओगे तो हर बार 1 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा। ठीक है, इसकी थिकनेस जो रहती है वो चेंज रहेगी। 18 किलोमीटर आपकी इक्वेटर पे रहेगी, 8 किलोमीटर आपकी पोल पे रहेगी। ओके, और लोएस्ट लेयर जो रहती है ये एटमॉस्फेयर की होती है। ठीक, उसकी अगली जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इट लाइज बियॉन्ड द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जब आप चले जाओ तो कम से कम 50 किलोमीटर की हाइट तक यही लेयर रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इस लेयर पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है कुछ डिस्टेंस तक, लेकिन फिर एकदम से उठना शुरू होता है। यहाँ पर तो माइनस में चला जाता है ना, उसके बाद उठना शुरू होता है ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एट 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड। और जब तक आप यहाँ पर पहुंचते हैं ऊपर, तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक, अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर, अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि नो जेट्स एंड ऑल वेदर की जो आपकी टेम्परेचर या वेदर की जो भी आपकी सारी एक्टिविटीज होती है वो यही होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई वेदर इवेंट नहीं होता है, विंड जो है वो हॉरिजॉन्टली शांत चलती है। ठीक है, इसीलिए ये जो रहता है यहाँ पे सारे एरोप्लेन्स वगैरह आप उड़ाते हो। ठीक है, एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द फॉर्म ऑफ लेयर इज बिटवीन द हाइट ऑफ 15 to 30 किलोमीटर। ठीक है, अब जैसे आपने पकड़ा कि 18 किलोमीटर के ऊपर 50 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर रहते हैं, तो इसी के बीच में कहीं जहां 15 से 30 किलोमीटर का रेंज आता है वहां पर आपकी ओजोन लेयर रहती है। अगली लेयर आपकी आ जाती है मीजोस्फेयर। ठीक है, ये तीसरी लेयर रहती है, इसकी हाइट जो रहती है आपकी 50 से 80 किलोमीटर के आसपास रहती है। ये 50 के ऊपर के जो 80 किलोमीटर है वहां तक आपकी ये हाइट होती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ते हुए डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे 0 डिग्री तक पहुंचता है,
और यहाँ पे जाके फिर आपका टेम्परेचर -100 डिग्रीज तक चला जाता है। ठीक है? एंड द हाइट इज अबाउट 50 टू 80 किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फेस। अब इसके इन चारों के बाद आ जाती है आपकी आइनोस्फेयर। ठीक है? आयंस जहां पर मिलते हैं, जहां से आप सैटेलाइट कनेक्शंस आपके होते हैं। ठीक है? यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरता ही है, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। सॉरी, इन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, आपको ऐसे याद रख लेना ना, प्लस माइनस, पहले टेम्परेचर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है? सो इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, चौथी लेयर होती है ये। हाइट जो इसकी रहती है अबाउट 400 किलोमीटर रहती है। ठीक है? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। सारे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड वेव्स जो हैं, आयन से याद रख लो, आयन से आइनोस्फेयर, और जो आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज वेव्स हैं ये सब ट्रैवल करते हैं, रेडियो वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। मतलब जो हमने अपनी घरों पे या कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स लगे रहते हैं, वो कहाँ से रिटर्न सिग्नल्स देते हैं, तो वो इसी लेयर से रिटर्न करके सिग्नल देते हैं। ठीक है? अब ये सारी लेयर्स के बाद हो जाती है एक्सोस्फेयर, जो जाके आपके यूनिवर्स के साथ मिल जाती है। मतलब ये अर्थ हो गया, अर्थ के ऊपर ये हो गई आपकी ट्रोपोस्फेयर, ये हो गई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, ये है आपकी मेसोस्फेयर, सॉरी फॉर माय ड्राइंग। ठीक है? ये है आपका आइनोस्फेयर। और इन सब लेयर्स के बाद एक एक्सोस्फेयर होती है, जिसका एंड क्या है कुछ फिक्स पता नहीं है, तो हम पूरे को ही एक्सोस्फेयर पकड़ के चलते हैं। सो गैसेस आर अल्ट्रा रेयरफाइड ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। भाई कितना जितना ऊपर जाओगे उतना ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा ना। बहुत ही लो एयर डेंसिटी रहती है। ठीक है? और ये अपर मोस्ट लेयर रहती है आपके एटमॉस्फेयर की। ठीक है? ये सैटेलाइट्स, ये देखो, ये आपको एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक में भी ये डायग्राम मिलेगा। ठीक है? तो मान लीजिए ये आपकी ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर से आप 8 किलोमीटर अगर पोल पे जा रहे हो, इक्वेटर पे, और यहाँ पे इक्वेटर पे जा रहे हो, तो ये हाइट है। ठीक है? लेयर कम ज्यादा होती है। ये ट्रोपोस्फेयर है, यहीं पे बारिश हो रही है, यहीं पे आंधी तूफान आ रहा है। ठीक है? इससे ऊपर यहाँ तक टोटल 50 किलोमीटर्स तक जो है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ पे मीटियोर्स वगैरह आपको मिलेंगे, यहीं के पे बीच में आपको ओजोन लेयर मिलेगी, यहाँ पर आपको जेट्स उड़ते हुए दिखेंगे। उसके ऊपर जब आप जाओगे तो मीजोस्फेयर है। ठीक है? और उससे ऊपर जाओगे तो आप आयनोस्फेयर है, यहाँ पे सारे जो सिग्नल्स हैं वो रिवर्ट होकर वापस आते हैं। एंड देन आयनोस्फेयर के ऊपर कोई लेयर फिक्स नहीं है, लेकिन उसके ऊपर का जो भी सब कुछ है वो एक्सोस्फेयर है। ठीक है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक्सपोज़र जो है वो 36,000 किलोमीटर्स पे रहता है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हम लोग भेजते हैं वो 36,000 किलोमीटर पे जाके फिक्स होती हैं, राइट? मतलब एक्सोस्फेयर में। क्लियर? नाउ एग्जाम विजन में पीवाईक्यूज देखते हैं एक बार। सो रीजन ऑफ एक्सेप्शनली डिप्लेटेड ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज ओवर द अंटार्कटिका। ये आपको पता है कि अंटार्कटिका वगैरह के एरियाज में जो आपकी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो गई है, पतली हो गई है। इसका एक आपको और आउटकम ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा। वहां पे सनलाइट बहुत तीखी रहती है, मतलब बहुत चुभने वाली, है ना? जो सनलाइट हम लोग यहाँ 40-45 के टेम्परेचर में बर्दाश्त कर लेते हैं, वहां के लोग 30-35 में भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। वाई? क्योंकि समवॉट नियर अबाउट वहां का भी जो आपका ओजोन लेयर है वो थिन हो चुकी है, जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्टली आती है। ठीक है? सीएफसीज मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन एक्स्ट्रा जो गैसेस रहती हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए। ठीक है? सीएफसी हेलोजन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है अगेन ओजोन डिप्लेशन के लिए है। अभी ओजोन डिप्लेशन का जो इश्यू इतना ज्यादा चल रहा है, इसको डील करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एक प्रोटोकॉल बनाया गया था जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसमें बोला गया कि सीएफसीज का यूज थोड़ा कम कर दिया जाए, है ना? कूलिंग एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रिजर्स में, एसीज में, ठीक, एयर कंडीशनर्स में। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1985, विद द हेल्प ऑफ टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ओजोन होल को डिटेक्ट किया गया अंटार्कटिका में। किसने डिटेक्ट किया? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे टीम ने। ओके? द मैन मेड मटीरियल मेड ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस में, क्या? CFC बता चुके। अगेन, द नेचुरल लेवल ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज अ रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन सनलाइट दैट क्रिएट्स ओजोन एंड केमिकल रिएक्शंस दैट डिस्ट्रॉय इट।
ठीक है, उसी की वजह से एक बैलेंस बन के रखा हुआ है। थिकनेस जो है वो ओजोन लेयर की वो मैक्सिमम रहती है स्प्रिंग सीजन्स में, बसंत में। ठीक है, थिकनेस जो ओजोन लेयर की है उसको एक यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, जिसको डॉप्सन यूनिट्स बोलते हैं। ओके, 0.11 मिलीमीटर। ठीक है, कि जो प्योर ओजोन लेयर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ वन डॉप्सन यूनिट। ठीक है, उसके बाद गैस मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब O3, इसको ओजोन बोलते हैं। ओजोन गैस जो है इन अ फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द लाइफ, ठीक है, ऑन अर्थ। किससे बचा के रखता है? सन से जो डायरेक्ट रेज आपको आती हैं, जो यूवी रेज आती हैं, उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है स्ट्रेटोस्फेयर के लेवल पे, तो अर्थ तक नहीं आ पाती है। ठीक है, द वेव्स emanating फ्रॉम द सन आर, सन से कौन कौन सी वेव्स आपको मिलती हैं माइक्रोवेव्स में? गामा है, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज एक्सेट्रा। द वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सन, लॉन्ग वेव्स। ठीक, ये है सन, ये है अर्थ। यहाँ से जो डायरेक्ट सनलाइट हमको आती है उसमें से कुछ रिटर्न होके वापस भी जाती है। तो जो आते हैं वो शॉर्ट वेव्स होते हैं, जो जा रहे हैं वो लॉन्ग वेव्स होते हैं। ठीक है, नाउ एट द हाइट ऑफ एवरी 165 मीटर इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो कम से कम 1 डिग्री कम होता है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। लैप्स मतलब गिरना, कम होना। ठीक है, ऑन गोइंग वर्टिकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड स्पेस, द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, कम होता है प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम मिलेगा। ऑल वेदर इवेंट्स कहाँ पर होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। आइडियल लेयर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वेदर कंडीशंस नहीं होते। ओके, अगेन अगर आप एक बार चाहें तो ऐसा कुछ टेबल देख सकते हैं। ये आपके टेम्परेचर के लिए है। 0 से 20 किलोमीटर्स जो है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर आपके आइनोस्फेयर में टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा टेबल दिया हुआ है। सो लोवेस्ट लेयर जो रहती है, यहाँ पे सारे वेदर इवेंट्स होते हैं, क्लाउड, फॉग, हेल, फ्रंट, फ्रॉस्ट। ठीक है, ये सब कुछ। और डिक्रीज जो है वो आपका अगेन 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है हर किलोमीटर पे, मतलब 1 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो दैट विल बी 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, या 8 किलोमीटर पे कितना होगा। अब एग्जाम विजन में, देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर 1 किलोमीटर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट ट्रोपोस्फेयर, अगेन 6.5 डिग्री सेल्सियस। ट्रोपोस्फेयर को किसने कॉइन किया? कॉइन मतलब कि किसने ऐसा कुछ नाम सजेस्ट किया? सो लियोन फिलिप्स, ठीक है, सेरेंस डिबॉट। नाउ इन द लोअर एटमॉस्फेयर ओजोन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एज वेल एज इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशंस। ठीक है, लोअर एटमॉस्फेयर पे जो ओजोन रहती है ये टॉक्सिक पोल्यूटेंट की तरीके से काम करती है। अभी देखो, अर्थ के आसपास में भी एक ओजोन लेयर है, एकदम पास में ही, है ना ओजोन, और एक आपकी स्ट्रेटोस्फेयर पे रहती है यहाँ पे। तो ये वाली जो ओजोन है ये हमारे लिए अच्छी है क्योंकि ये सन रेज को रोकती है, और ये वाली जो ओजोन है ये हमारे लिए नेगेटिव है, अच्छी नहीं है। ठीक है, सो लोअर एटमॉस्फेयर ओजोन इज टॉक्सिक पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट है। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्बन स्मॉग विच कैन कॉज सोर, वाटरी आइज, सोरनेस इन द थ्रोट, गला खराब हो सकता है, आंखों में पानी भर सकता है। ठीक है, ब्रीदिंग में मुश्किल आ सकती है। सो जो स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन है वो हमारे लिए फायदेमंद है, जो एटमॉस्फेयर के नीचे लोअर लेवल पे है वो नेगेटिव है, फायदेमंद नहीं है। नाइट्रोजन कितना रहता है ड्राई एयर में? 78.8%। गैस जो है, जो सबसे ज्यादा है कंटेंट में एटमॉस्फेयर में, वो भी नाइट्रोजन है। दिस गैस इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 50 to 90 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और सरफेस आप एक बार देख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी ये जरूरत नहीं है करने की। अरोरा और पोलर लाइट क्या रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4-5 पेज हम लोग अगले पार्ट में करते हैं। ठीक, सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3।